चलो नालायक बच्चों, बहुत 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 वेलकम है आपका। आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया जहाँ पे कंपनी का कंप्लीट थ्योरी करा दी गई, चाहे आप 12th में हो, सीयूईटी दे रहे हो, या सीए फाउंडेशन करने वाले हो, या XYZ कोई सी भी चीज़ करो, कंपनी की जितनी भी थ्योरी होती है, शेयर्स, डिवेंचर, सब कुछ करा दिया गया। आज हम लोग आ गए हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगले कुछ मिनट्स में इसको भी खत्म करूंगा, लास्ट में जाके बता दूंगा कितने मिनट लगेगा, थंबनेल में भी वही दिखेगा। आओ सर जल्दी से आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका ना टीएस ग्रेवाल सर का जो वॉल्यूम 3 है ना, वॉल्यूम 3 ये उसका चैप्टर है बेटा। ये एग्जाम्स के लिए कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई? मिनिमम 4 मार्क्स के लिए, और एग्जाम में मैक्सिमम 6 और 7 नंबर के लिए भी आता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक। आओ सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं सर। क्या लिखा है? इट इज समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब देखो मैंने इस डेफिनेशन के अंदर ना 3 बातें सर्कल में डाल दिया। पहला समराइज्ड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज्ड स्टेटमेंट है, समराइज्ड स्टेटमेंट। दूसरा ये क्या बताता है सर? ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए वो कौन से टूल का यूज करता है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेफिनेशन तो देखो आपको याद नहीं करनी, अगर 12th क्लास में हो वहां पे आपको बस एमसीक्यू टिक करना पड़ेगा, तो एमसीक्यू के लिए काम कर जाएगा, सीयूटी के लिए भी काम कर जाएगा, बस इसको याद रखना। समराइज स्टेटमेंट, लेकिन किसका? अकाउंटिंग डेटा का, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है किस चीज की? फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के लिए, ठीक। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के लिए बनती है, पहली चीज याद हो गई। अगले में आता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसा होता है भाई? ये 6 नेचर, एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टीमेट। देखो बुक के अंदर इसके इन डेप्थ भी बातें लिखी हुई हैं, इन डेप्थ बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन आपके लिए ना ये हेडिंग्स याद कर लोगे ना तब भी बात बन जाएगी, बट एक एक करके मैं सबके बारे में बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला नेचर है कि सर ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की होगी ये उसी के बारे में बात करेगा, तो हो गया रिकॉर्डेड फैक्ट्स। दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट अजम्पशंस, दोनों में ना भाई फर्क होता है, बहुत 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 माइनर फर्क होता है, बस सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब, और अकाउंटिंग अजम्पशन या कंसेप्ट का मतलब, जैसे होता है गोइंग कंसर्न, सर ये अजम्पशंस है, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस है। लेकिन मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर मेथड से रिकॉर्ड करूंगा, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन ये कंपनी इंटरनली भी डिसाइड कर सकती है, लेकिन अजम्पशंस ये लॉ से डिसाइडेड है, ठीक। तो इतना सा फर्क है, लेकिन आप दोनों को याद कर लेना कि अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में आएगा तो ये दोनों बातें होती है। अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी के लिए देखो क्या होता है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, अब तीनों को अपने फाइनेंशियल पोजीशन बना के क्या नाम है, आरओसी को सबमिट करने होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करने होता है, लेकिन आरओसी बाद में वो पब्लिक डोमेन में डालती है कि भाई किसी भी पब्लिक को चेक करना तो चेक करो, तो सबका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। इस फॉर्मेट को सेम रखने के लिए आप कंपनीज को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आया अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये कन्वेंशन और पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पॉलिसीज में आप ऐसे समझो, पॉलिसी का मतलब होता है कि मैं डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाऊंगा या SLM से लगाऊंगा, ये कंपनी की पॉलिसीज हो गई, ठीक। अच्छा अब लास्ट आया एस्टीमेट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कि बेड डेट का खर्चा हो गया, बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब कितना पैसा इस बार डूब जाएगा ये बात मुझे अभी नहीं पता, मतलब 31 मार्च वाले दिन नहीं पता, लेकिन एक क्या नाम है, कैलकुलेशन कहती है कि हर बार ना हमारे 2% डेटा दिक्कत करते हैं, तो ये एस्टीमेट कंपनी टू कंपनी वही कर सकता है, तो इसका मतलब ये भी कंपनी के इंटरनल मैटर हो गया। डन। तो आप इसको एक बार हेडिंग याद कर लेना, फैक्ट्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एस्टीमेट्स, स्टैंडर्ड और पॉलिसीज। डन। चलो सर आगे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड क्या करता है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आगे सारी बात होगी। इसमें ना आपको 4 चीजें बनानी होती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ध्यान से लिखना। देखो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे, दोनों में से कोई एक बात लिखोगे। अगला नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चीजें आती है, एक बार याद कर लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन। अच्छा लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं, और ये एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट इसके साथ 2 चीजें और लगाता है, जैसे कि बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट। डन। बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट मतलब आपके ये
इसके साथ बोर्ड का रिपोर्ट और ऑडिटर का रिपोर्ट लग जाएगा तो इसको एनुअल रिपोर्ट बोलेंगे। जैसे कैसे होता है, जोमैटो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी है, तो एनुअल रिपोर्ट में ये 4 चीज़ें तो है। इसके अलावा उस कंपनी के बोर्ड की भी रिपोर्ट है और उसके फाइनेंशियल्स को जिसने चेक किया है, जिस सीए ने, वो अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट देता है। तो सर ये हो गई 4 चीज़ें जो आपने याद कर ली। अब आ जाओ नेक्स्ट में। रिपोर्ट मैंने आपको बोला ना, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट। वैसे तो देखो चांसेस नहीं है, पर सीयूटी में पूछता है तो इसका मतलब बोर्ड में भी पूछेगा कि बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन में बनती है, तो 134 सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट में बनती है, और ऑडिटर रिपोर्ट किसमें बनती है, सेक्शन 143। अब आप इसको ऐसे याद रखना, 34 और 43, 34 और 43। अब कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ तो ऐसे याद रखना। सर सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट बनती है, भाई ऑडिटर की जो रिपोर्ट है ना वो लास्ट पे बनती है। भाई स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है मैंने यहाँ पे, देखो ऑडिटर की रिपोर्ट ना लास्ट में बनती है, तो इसका मतलब पहले कौन बनाता है, पहले बोर्ड अपनी रिपोर्ट बनाता है, उस बोर्ड की रिपोर्ट को भी ऑडिटर चेक करता है, तो इसका मतलब पहले 34 होगा, उसके बाद ऑडिटर बनाएगा तो 43 होगा, सेक्शन 134 और 143 याद होगा। ये मत भूलना भाई, कहीं ना कहीं ये दोनों में से काम आ जाएगा। अब एक बार बोर्ड रिपोर्ट में आके देखो, अब बोर्ड जब अपनी रिपोर्ट देता है तो उसमें 3 बातें होती है। पहला, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। भाई तुम जो बैलेंस शीट बनवा रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस बनवा रहे हो, जिसके बेसिस पे पब्लिक कल को तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी या किसी के साथ लेन देन होगी, तो भाई क्या इस बात को तुम सर्टिफाई करते हो, कहता हाँ बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस बात की कि इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई सब सच है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगला, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या तुमने अपने मुनाफे के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया था या तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना है। लास्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि इस बार हम डिविडेंड देंगे नहीं देंगे, प्रॉफिट इतना होगा, इतना टैक्स भरेंगे, इतना डेफर्ड टैक्स भरेंगे। मतलब ये टैक्स भरना भी एक तरीके से मतलब कैसे होता है कि भले कैलकुलेशन ये आई, लेकिन कंपनी कह रही है कि हमारे कुछ ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले हैं हम उसको आज क्लेम करने वाले हैं, या पास्ट में कुछ खर्चे हुए थे सारा आज ही क्लेम कर लेंगे। तो ये मैनेजमेंट एक डिस्कशन करती है, उसके एनालिसिस को भी आप अपने बोर्ड रिपोर्ट में डालोगे। तो आपको 3 बातें डालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और अगर आपका कोई डिस्कशन या एनालिसिस हुआ है मैनेजमेंट के बेसिस पे तो आप वो भी डालोगे। डन। आओ सर, अब ऑडिटर का क्या काम है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को डायरेक्टर को तो एड्रेस करता ही करता है, लेकिन साथ में वो शेयर होल्डर को भी एड्रेस करता है। शेयर होल्डर मतलब कंपनी में जिन जिन लोगों ने पैसा डाला है उनको एड्रेस करता है कि भाई ये वाली रिपोर्ट मैं तुमको दे रहा हूँ। आगे इसमें वो ओपिनियन बनाता है कि कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल हमें दे रही है चेक कराने के लिए, एज अ सीए जो मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से खाते सही है, पहली बात, या सर ऐसा लग रहा है सही है लेकिन कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, और तीसरा सर मुझे तो पूरा ही डाउट है। तो इसका मतलब वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर, अलग अलग तरह की रिपोर्ट का नाम होता है जो कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, बस आप ऐसे समझ लो कि वो ओपिनियन बनाता है। अगला, वेदर कंपनी फॉलोड एप्लीकेबल लॉज या नहीं, वो ये भी बताता है कंपनी के ऊपर जो जो लॉज एप्लीकेबल थे कंपनी ने वो फॉलो किए या नहीं किए, तो ऐसे याद कर लेना। अगले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और पॉलिसीज, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये पॉलिसीज एस्टीमेट स्टैंडर्ड कंपनी ने फॉलो किए ना कि भाई डायरेक्टर तो बोलेगा, लेकिन एक बाहर का आदमी मतलब बाहर का सीए चेक करके बता देगा भाई फॉलो हुआ या नहीं हुआ। डन। चलो सर ये भी याद हो गया। डन। अब हल्का सा ब्रेक लो 1 मिनट का और आ जाओ इस बड़ी सी चीज़ में सर, बैलेंस शीट में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। आप ऐसे समझो जो मैं आपको 4 नंबर के लिए बोल रहा हूँ ना, 4 नंबर यहाँ से बहुत हद तक आता है। बैलेंस शीट क्या होता है, 3 बातें याद रखना, आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। मैंने बोला ना, वैसे बैलेंस शीट का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन स्पेसिफिक डेट की 31st, इसलिए तो बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग एज ऑन डेटेड लिखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। बैलेंस शीट शोज कंपनीज एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ये 3 चीजें दिखाता है कंपनी, क्या क्या, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस पीरियड में इसके पास इतना कैपिटल, इतना एसेट और इतनी लाइबिलिटी थी, इन समराइज्ड मैनर। डन सर, हमने शुरुआत में भी देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वहाँ पे लिखा था समराइज स्टेटमेंट, और ये भी कहता है कि हम ना सभी चीज़ों को समराइज वे में दिखाते हैं। डन सर, इतना याद हो गया तो थोड़ा सा और आगे आते हैं सर। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद हो गया तो समझो सब याद हो गया। फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ पे लिखा हुआ है सर, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये फॉर्मेट बना हुआ है। आ जाते हैं सर इस फॉर्मेट में, अगर आप मेरे साथ ढंग से चलोगे तो ट्रस्ट मी सब याद करा दूंगा, सब का सब, और ये एक बार अगर याद हो गया तो मरते दम तक काम आएगा। डन। आओ सर, बैलेंस शीट के अंदर जो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बैलेंस शीट का पहला पार्ट है, ये बैलेंस शीट का पहला पार्ट है, आप ऐसे समझो, कोई हवाबाजी नहीं, कोई मजाक नहीं, ये पहला पार्ट है। डन। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, पहले पहला पार्ट देखो, पहले ना बैलेंस शीट ऐसे हॉरिजॉन्टल बनती थी, यहाँ पे लाइबिलिटी और यहाँ पे एसेट, अभी ना बैलेंस शीट वर्टिकल बनने लगी, यहीं पे लाइबिलिटी उसी के नीचे एसेट, तो ये पहला पार्ट है।
लेकिन अब दरअसल होता क्या है वहां पे ना पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसमें ना हम लोग सिर्फ लाइबिलिटी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रोमन नंबर में पहला ई एल का मतलब है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने? ई एल का मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बोलो पहली बात याद हुई, इक्विटी एंड लाइबिलिटी रोमन नंबर 1। अब इसके अंदर आप देखोगे 4 मेजर हेड आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इनके नंबर भी डले हुए 1, 2, 3, 4, ये चारों मेजर हेड है। अब इनके नाम देख लेते सर। पहला मेजर हेड SHF, दूसरा SAMPA, तीसरा NCL और चौथा CL। ये मेजर हेड है सर। ये चारों कौन है सर? ये मेजर हेड है, मेजर हेड है सर, ये मेजर हेड है सर, ये मेजर हेड है। एक बार मेरे साथ याद कर लो। SHF पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है सर? SAMPA। सर SAMPA का मतलब, SAMPA बोलो सर, बोलो SAMPA का मतलब क्या होगा सर? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोला सर? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दोबारा सर, अगर यहाँ से नहीं है, मैंने यहाँ पे डबल स्टार बनाया, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है सर NCL, NCL का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा है सर CL, करंट लाइबिलिटी। पहले देखो ये 4 याद हुए या नहीं हुए। पहला SHF शेयर होल्डर फंड, दूसरा सर SAMPA शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा सर NCL, NCL का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा सर CL करंट लाइबिलिटी। याद हो जाए, वीडियो पॉज करो, पेपर पे लिखो, वापस आओ। सर मुझे चारों मेजर हेड याद हो गए, पक्का पक्का याद हो गए सर। अगर चारों मेजर हेड याद हो गए तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं सर। सेकंड पार्ट का नाम है एसेट, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सेकंड में सर कितने मेजर हेड है सर? सेकंड में 2 मेजर हेड है, पहला और ये आया दूसरा, पहला और दूसरा। सर पहले वाले का नाम NCA नॉन करंट एसेट, और दूसरा सर CA सर यहाँ से आया, गलत निकाल दिया, CA करंट एसेट। डन सर। तो इसका मतलब टोटल मिला के 6 मेजर हेड हो गए एसेट और लाइबिलिटी में मिला के। आप एक बार इसको वापस से याद कर लो, गलत नहीं करना सर। एक बार और रिवाइज कर दो भाई, वीडियो पॉज करो और याद करो। SHF SAMPA NCL CL, NCA और CA सर, ये 6 मेजर हेड हो गए। इन 6 मेजर हेड से ज़्यादा और कोई मेजर हेड ही नहीं है, हमने याद कर लिया। और इसके बाद भी बताऊंगा एग्जाम में ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, लेकिन कुछ किताब में, कुछ सपोर्ट मटेरियल में ये आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। डन सर, ये याद हो गया। अब आगे चलने दो बेटा, मजाक नहीं सर। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में आएगा ना, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, जैसे आ जाएगा सर डेटर, डेटर का मेजर हेड बताओ, तो आप मेजर हेड बता दोगे डेटर कहाँ मिलता है, बाद में देखेंगे अभी। उसके बाद आता है सर इसके माइनर हेड। सर पहला SHF, अपने मैं यहाँ पे बनाता चला जाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, गलत नहीं करोगे। सर पहला जो आपका SHF है, पहला जो आपका SHF है, SHF के अंदर 3 माइनर हेड है सर। SHF के अंदर 3 माइनर हेड है। उसके बाद अगला क्या है आपका सर? SAMPA। सर SAMPA के अंदर कोई माइनर हेड नहीं है, 0 सर। इसके बाद है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर कितने हैं सर माइनर हेड? सर इसके अंदर 4 है। इसके बाद है सर CL के अंदर कितने हैं सर? 4 है। इसके बाद है आपका नॉन करंट एसेट सर, इसके बाद है आपका नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर कितने हैं सर? 5 हैं सर। उसके बाद है करंट एसेट, उसके अंदर कितने हैं सर? उसके अंदर 6 हैं सर। बस आपको इतने माइनर हेड याद करने। आओ सर एक एक करके याद करा दूंगा। पहला SHF के अंदर 3 है बेटा, SRM श्री राम, SRM सर। S स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, S स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, और M स्टैंड फॉर MRASW। MRASW क्या फुल फॉर्म है सर? MRASW की स्टार देखो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, MRASW मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर मुझे याद हो गया। SHF के अंदर 3 है सर, श्री राम SRM, S स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, और M स्टैंड फॉर MRASW मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, MRASW मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। याद हो गया? डन सर। अब जल्दी से आगे चलो। सो उसके बाद आता है SAMPA। मैंने बोला SAMPA के अंदर कुछ भी नहीं है, SAMPA के अंदर 0 तो सर 0। उसके बाद आया NCL नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर कितने माइनर हेड है सर? 4 हैं। कौन कौन से सर? LDOL, LDOL,
एल डी ओ एल, एल डॉल, याद हो गया सर, एल डॉल एल डॉल एल डॉल। सर एक बार ना यहाँ पे आप लिखवा दो ताकि मुझे ना ध्यान रहे, बेटा आपको ये भी लिखते रहना ताकि आपको ध्यान रहे। सर ये कौन से हैं सर, तीन कौन से हैं सर, तीन हैं एस आर एम। सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है सर, एनसीएल के अंदर आपने क्या बोला बेटा, मैंने बोला एल डॉल। सीएल इसके अंदर कौन कौन से सर, इसके अंदर है स्टॉस सीएल में सर। उसके बाद एनसीए में क्या है बेटा, इसके अंदर है पंडलो, PNDLO सर। उसके बाद सीए के अंदर क्या, सिट कसो, CITCSO। एक बार इसको नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे। SHF में SRM, SMPL में कुछ भी नहीं सर, NCL में 4 एल डॉल, CL में 4 स्टॉस, NCA में 5 पंडलो, CA में 6 कितना, CITCSO, सिट कसो सिट कसो सिट कसो। डन, आ जाओ सर। अब सर एनसीएल में आपने जो एल डॉल याद करा, एक बार दोबारा दिखा दो सर। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लास्ट वाले एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद हो गया सर। पहला वाला एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लास्ट वाला एल लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डी स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओ स्टैंड फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ओ स्टैंड फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटी। डन, याद हो गया। तो उसके बाद देखो स्टॉस, सीएल के अंदर 4 स्टॉस, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, लास्ट वाला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर ये तो ऊपर वाले लॉन्ग टर्म की तरह हो गए, जैसे ऊपर एल डॉल एल एल, नीचे स्टॉस एस एस एस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लास्ट वाला एस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टी ट्रेड पेबल, ओ अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। साथ साथ याद करते रहोगे, याद होता रहेगा। सर खत्म हो गया हमारा लायबिलिटी। अब एसेट में आ जाओ सर। एसेट में सर, एसेट में आया एनसीए, एनसीए एनसीए नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आया सर, पंडलो, PNDLO, PNDLO। सर पंडलो का पी क्या है सर, PPE होता है। क्या होता है, PPE। PPE का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या बोला, PPE का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके आगे ना थोड़ा सा और लिखना पड़ता है, एंड इंटेंजिबल एसेट, एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके नीचे देखो मैंने ना बेटा ये 4 ब्लॉक बनाए, 1 2 3 4। यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, बस आपको इतना याद करना। आपके एग्जाम में आएगा, मेजर हेड लिखो, माइनर हेड लिखो। मान लेते हैं वो कहते हैं फर्नीचर कहाँ आएगा, एग्जाम्पल फर्नीचर कहाँ आएगा, तो फर्नीचर का मेजर हेड क्या हो गया, एनसीए, नॉन करंट एसेट। एसेट करंट एसेट थोड़ी है, एक ही साल में थोड़ी बिकेगा सर, एक साल से ज्यादा में बिकेगा तो नॉन करंट एसेट। और फर्नीचर कहाँ आएगा सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, तो आ जाएगा PPE इसका माइनर हेड। डन सर। उसके बाद NCI क्या है सर, NCI स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डी क्या है सर, जैसे ऊपर था ना डी, अरे याद करो ना, एल डॉल का डी था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वैसे इसका डी है डेफर्ड टैक्स एसेट। एल क्या है सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ क्या है सर, अदर नॉन करंट एसेट। याद हो गया सर। सर मुझे NCA भी याद हो गया। अब जरा CA याद कर लो। CA स्टैंड फॉर करंट एसेट, CA स्टैंड फॉर करंट एसेट। इसका क्या है सर, सिट कसो, C करंट इन्वेस्टमेंट, I इन्वेंटरीज, T ट्रेड रिसीवेबल, सिट हो गया CIT। उसके बाद फिर से CSO, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O अदर करंट एसेट। सर पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपने 2 मिनट में याद करके रख दी। पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपने 2 मिनट में याद करके रख दी। अगर आप अच्छे बच्चे होगे, अगर आप अच्छे बच्चे होगे तो इस पूरे को नोट भी करोगे, अगर पूरे को नोट भी करोगे। और बस आपको ये भी याद रखना है कि SHF में 3 होते हैं, SRM, SAM PA, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं होता। NCL मेजर हेड है, इसके अंदर 4 माइनर हेड है, एल डॉल। CL मेजर हेड है, उसके अंदर 4 माइनर हेड है, स्टॉस। NCA मेजर हेड है, उसके अंदर 5 माइनर हेड है, पंडलो। CA मेजर हेड है, उसके अंदर 6 माइनर हेड है, सिट कसो। आपको ये भी याद करना, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन, चलो अब आगे चलते हैं सर। अब आगे सर अब ना आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में। आपने ना मेजर हेड और माइनर हेड याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में इसमें से कोई भी एक चीज आ जाएगी, इसमें से कोई भी एक चीज आ जाएगी। वैसे आपके अगर 12th क्लास में हो तो इसमें से 4 चीजें आएंगी और आपको उन 4 चीजों का मेजर हेड और माइनर हेड बनाना पड़ेगा। ठीक, मैंने वैसे ही डिजाइन किया है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि देखोगे मेरे साथ तो सब समझ में आएगा। सब कुछ समझाने के लिए कहता हूँ बेटा मैं, सब कुछ। आओ सर, अब देखना स्क्रीन पर, जहां जहां बोलूंगा वहां वहां देखना, जहां जहां बोलूंगा वहां वहां देखना, तब समझ में आएगा। बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी आपका एक है, क्या नाम है, कॉलम था ना, 2 कॉलम है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और अगले कॉलम का नाम है एसेट। तो पहला है रोमन का इक्विटी एंड लायबिलिटी। डन। आपने बोला कि सर इसके अंदर ना 4 मेजर हेड है। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा NCL नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी। बोलो हाँ, याद हो गया था, पक्का याद हो गया था। डन। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, अब
लेकिन सर उसके बाद नंबर 1 शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 माइनर हेड थे, SRM, श्री राम जिसको आप बोलते हो। S स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, तो मैंने इसको 1 का 1A बोला। दूसरा क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने इसको 1 का 1B बोला। और तीसरा था सर आपका MRASW, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट 1C। डन सर, ये मेजर हेड और ये इसके 3 माइनर हेड। अब एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 31-32, जहां पे ये लिखा जाएगा कि बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल का मेजर हेड कौन है और माइनर हेड कौन है। तो आपको ना एक ऐसा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, आपके एग्जाम में एक ऐसा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे आइटम, यहाँ पे लिखोगे मेजर हेड और यहाँ पे लिखोगे माइनर हेड। उस आइटम का नाम यहाँ पे, और ये आपको दोनों आपको फिल करना पड़ेगा। तो अब मैं बस वही याद कराने के लिए आपको लाया हूँ। अब आप देखो सर, अगर आपके एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें आती है, अगर आपके एग्जाम में ये 7 चीजें आती हैं, तो इसका, इन 7 चीजों का मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड और इसका माइनर हेड है शेयर कैपिटल। सर वो कौन कौन सी 7 चीजें, मेरे साथ याद कर लेना। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। डन सर, ये 5 तो याद हो जाएंगे, इसमें कभी गलती नहीं होगी। इन सब के लास्ट में ना कैपिटल वर्ड आ रहा है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सर मुझे पता भी है, लेकिन 2 चीजों में जो आप गलती कर सकते हो आज के बाद मत करना। डन, ये एग्जाम में पूछते भी, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा इसको याद नहीं करता। वो कौन सी चीज है सर, कॉल इन एरियर और शेयर फॉर फीचर। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता। लेकिन अब आपको पता चल गया कि कॉल इन एरियर और शेयर फॉर फीचर का मेजर हेड शेयर होल्डर फंड है और माइनर हेड शेयर कैपिटल है। डन, यही एग्जाम में पूछा जाता है। डन, तो आपने ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 याद किए, जिसमें से लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है। डन, आओ सर अब दूसरे में आते हैं। सर अगर ये एग्जाम में आएंगे, ये सात अगर एग्जाम में आएंगे, तो इसका मेजर हेड शेयर होल्डर फंड और माइनर हेड रिजर्व एंड सरप्लस है। वो कौन सी 7 चीजें हैं, देखो सर, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सरप्लस। और सरप्लस के बगल में कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा होता है, और अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तब भी यहाँ पे आएगा। भाई ये 6 तो आप कभी गलत नहीं करोगे, लेकिन 7वें में आप गलती कर देते हो, जो कि है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप इसको कैपिटल में डाल देते हो, जबकि शेयर कैपिटल में डाल देते हो, जबकि ये किसका है सर, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसका मेजर हेड शेयर होल्डर फंड है और माइनर हेड रिजर्व एंड सरप्लस है। बेटा प्लीज गलती मत करना, अगर वीडियो देख रहे हो तो गलती मत करना बेटा। नेक्स्ट आते हैं सर, उसके बाद 1 का सी, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट एग्जाम में ना आजकल, CUT के एग्जाम में आजकल ये लोग ना इसकी डेफिनेशन पूछते हैं कि बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, और ऑप्शन में MRASW भी लिखा जाता है और SAM-PA भी लिखा जाता है। तो डेफिनेशन अगर याद हो जाएगी दोनों की, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आप इसको पहले ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है। मनी रिसीव्ड मतलब पैसा रिसीव हो गया अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट क्या होता है, मतलब हो सकता है कि वो शेयर ना हो, वो शेयर का वारंट हो। कैसे होता है ऐसा समझो, पुलिस ने आपको भी अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन वो अरेस्ट करने वाली है, तो आपके लिए क्या निकलेगा, आपके लिए अरेस्ट वारंट निकलेगा, क्योंकि वारंट निकला है, अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो। जब अरेस्ट हो जाओगे तो वारंट कैंसिल हो गया, अब जी आप अरेस्टेड है। वैसे ही आपको शेयर नहीं मिला, शेयर का वारंट मिला है, वारंट। और मनी रिसीव हो चुकी, क्या बात है, पैसे दे दिए लेकिन शेयर नहीं मिला। सर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, इट गिव्स द होल्डर राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स। मतलब होल्डर कोई जिसके पास शेयर वारंट है उसके पास राइट है कि आपको इक्विटी शेयर मिलेगा, लेकिन कब, ऑन स्पेसिफाइड डेट एट स्पेसिफाइड वैल्यू। अब मैंने इसमें कुछ चीजें ब्लॉक में डाल दी, जैसे राइट ऐसा है इक्विटी शेयर्स का, जो कि एक स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड वैल्यू पे आपको मिल जाएगा। क्या बात है, याद हो गया, पक्का पक्का, डन सर, आगे चलो। तो अब अगर आपने इसकी 7 चीजें शेयर कैपिटल की और रिजर्व एंड सरप्लस की 7 चीजें और इसकी डेफिनेशन याद कर ली, तो भाई शेयर होल्डर फंड जो मेजर हेड था उसकी 3 माइनर हेड खत्म हो गया, कभी गलती नहीं करोगे। आओ सर आगे आते हैं सर। तो इसके बाद नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब इसका क्या मतलब है, क्या लिखा, शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव है, पेंडिंग क्या रखिए, अलॉटमेंट। अगर आप शेयर कैपिटल का चैप्टर खत्म कर चुके हो तो आपको पता है कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बाद होती है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी, देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट। अब मतलब समझो क्या हुआ है, मान लेते कंपनी ना अपना एप्लीकेशन इशू करती है 15 मार्च को,
और कहती है कि अलॉटमेंट हम करेंगे 15 अप्रैल को, 15 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में भाई ईयर का एंड आ गया 31 मार्च, और आपको अपनी बुक्स क्लोज करनी होती है 31 मार्च को, तो जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है किस बात का पैसा है, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च से पहले, बट अलॉटमेंट शेल मेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, BSD का मतलब बैलेंस शीट डेट। डन सर, समझ में आ गया, पक्का पक्का डन। चलो सर, तो आपने यहाँ पे दूसरा भी खत्म कर दिया। अब देखो सर तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 माइनर हेड है, एल डॉल है ना। अब आओ सर, एल डॉल को कहाँ एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, यहाँ किया। थर्ड था ये रहा सर, थर्ड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का सी, थर्ड का डी, थर्ड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का सी, थर्ड का डी, थर्ड का ए। एल डॉल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, लेकिन बेटा इन चारों को देखने से पहले आपने नीचे एक रेड लाइन पढ़ना, क्या लिखा है, लिखा है पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, पेबल आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। मान लेते हैं कि आप आज बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2025 को, और एक लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट 1 साल प्लस 5 दिन बाद, मतलब अगले साल की बैलेंस शीट बनने के बाद पे करनी है, तो भाई उसको हम लोग हमेशा हमेशा क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, और वो इन चारों में से कहीं पे जाएगा। लेकिन अगर आज बैलेंस शीट डेट है और जिसकी पेमेंट, मान ले कोई लायबिलिटी की पेमेंट हमें अगले 12 महीने से पहले करनी है, तो भाई वो अब नॉन करंट नहीं है, अब वो करंट बन गया, क्योंकि अगली बैलेंस शीट के बनने से पहले भेजनी है, तो उसको हम पढ़ेंगे करंट में। तो यहाँ पे वही सारी चीजें आएंगी जिसको 12 महीने के बाद पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, इसको ना हम लोग सेपरेटली समझेंगे, लेकिन अगर आप 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके मेरी बात को सुनोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। सुनो, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। वैसे तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि करंट और नॉन करंट को डिस्टिंग करने का क्राइटेरिया 12 मंथ है, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका ऑपरेशन ही 16 महीने का है, मतलब मुझे 4 महीने लगते हैं किसी स्टॉक को खरीदने में, 8 महीने लगते हैं उस स्टॉक को बनाने में, तो 8 और 4 हो गए 12, 2 महीने लगते हैं उसको बेचने में, तो 12 और 2 हो गए 14, और 4 महीने लगते हैं उसको पैसे लेने में, तो हो गए 14 और 4 18 महीने। लेकिन सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 मंथ। तो इन्होंने बोला कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल उससे बड़ा है, मतलब आपका ये जो पूरा पीरियड दिखा कि सामान ला के बेचने से पैसा लेने तक का समय है 18 महीने का, तो उस केस में ये 12 मंथ नहीं माना जाएगा, उस केस में कितना माना जाएगा, 18 महीने अब आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। डन। चलो सर, अब एक एक करके आगे देखते हैं सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखते हैं सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कौन कौन से होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, 3 चीजें याद की, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन। लेकिन टर्म लोन दोनों में से कहीं से भी मिल जाए, या तो बैंक से या अदर पार्टीज से, या तो बैंक से या अदर पार्टीज से, या फिर अदर लोन। सर सब समझ में आ गया, और इन सब की पेमेंट 12 महीने बाद करनी है। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, भाई ये ना बहुत बच्चों को नहीं आता, बच्चे कहते हैं सर टैक्स तो लायबिलिटी होती है, मैं कहा भाई नहीं होती। देखो सुनो क्या होता है, दरअसल ना ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से हुई थी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ। अब समझो क्या था, गवर्नमेंट ने ना एक पॉलिसी बनाई कि आपको ना अपनी बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरना है। एक ऐसी कंपनी थी, नाम नहीं ले रहा, जो क्या करती थी, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और गवर्नमेंट को दिखाते देखो जीरो टैक्स है, मेरा जीरो टैक्स, क्योंकि मेरी कोई इनकम ही नहीं हुई, मतलब इनकम हुई है सारे खर्चे हो गए, जीरो प्रॉफिट जीरो टैक्स। फिर वो नेक्स्ट डे क्या करती है, नई बैलेंस शीट बनाती है और अपने शेयर होल्डर्स को दिखाती है, और शेयर होल्डर कहती है देखो इतना प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट से सबको डिविडेंड बांट देती है। अब इनकम टैक्स और आर वो क्या नाम है, आरओसी का दिमाग खराब, क्या है ये क्या कर रहे हो, कहता है भाई देखो तुमने जो जो बातें मुझे बोली थी ना कि ऐसे 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 बैलेंस शीट बनाना, मैंने वैसे 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 बनाया, उसके अकॉर्डिंग देखो लॉस आ रहा है। अब तुम बोलो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, कहता नहीं नहीं तुम बात तो ठीक कर रहे हो। और कहते ये वाली कैसे बना, कहता भाई मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करूँ, तुमको क्या उससे मतलब है। अब गवर्नमेंट का ना दिमाग खराब हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक ऐसा कंसेप्ट लेके आओ जहाँ पे भले तुम्हारी लायबिलिटी ना बन रही हो, लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ में तुम्हारी लायबिलिटी बनती होगी, जैसे तुमने वहां पे टैक्स प्रॉफिट दिखा, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको एक पर्टिकुलर मिनिमम टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये वो वाली लायबिलिटी हो जाती है। डेफर्ड का मतलब था बाद वाली टैक्स लायबिलिटी अभी भरनी है। तो इसको ना बस आप डेफिनेशन याद कर लो, बुक एंट्रीज विच गेट एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा, बुक एंट्रीज विच गेट एडजस्टेड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये नहीं कहती कि तुम उसका टैक्स भरो, गवर्नमेंट कहती है कि जिस दिन तुम्हारी बुक
हमारी बुक से मैच कर जाएगी, उस दिन जितना टैक्स बनेगा हम तुमको एडजस्ट करा देंगे, लेकिन अभी तो भाई तुम उस बुक के अकॉर्डिंग हमें टैक्स दो। तो ये आ गया सर बुक एंट्रीज विच गेट एडजस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बस इतना सा याद करना। आगे अदर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है सर, हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ में आ गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझ में आ गई, लेकिन बेटा अदर अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ में आई तो एक बार लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी देख लो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब मैं ना पैसा जोड़ रहा हूँ किसी एक लायबिलिटी को भरने के लिए, लेकिन उस लायबिलिटी को भरने का समय 12 महीने से ज्यादा है। वो कौन सी लायबिलिटी होती है, जैसे मैं ग्रेचुटी का प्रोविजन कर रहा हूँ, भाई तुम्हें ही पता है ग्रेचुटी अगर किसी को पे करना है तो वो बहुत 5 साल 10 साल बाद ही पे करते हैं, तो ग्रेचुटी का प्रोविजन। या फिर अर्नड लीव, एक एम्प्लॉई है जो अपनी छुट्टियां कटवा रहा है, मैंने बोला कि भाई छुट्टियों के पैसे हम तुमको तुम्हारी रिटायरमेंट पे देंगे, तो वो भी हो गया सर प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर एक बार छोटा सा देख लो अदर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, भाई ट्रेड पेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनलोड कर लो दिमाग में। लेकिन सर अगर कुछ जरूरी से याद करना है तो भाई जरूरी से ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। भाई अगर मैंने कोई डिवेंचर आज इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उस पर अगर मुझे कोई प्रीमियम पे करना है, ऑब्वियसली इस बात है 5 साल 10 साल बाद पे करना पड़ेगा, तो वो आता है अदर करंट लायबिलिटी में, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स। और ये ट्रेड पेबल यूजुअली यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ये करंट में जाना चाहिए, ये करंट में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे बस ये इसलिए आ गया कि अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको तुमने सामने से कमिट कर दिया है कि भाई इसके पैसे तुम 12 महीने बाद पे करोगे या अपने ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करोगे, तब यहाँ पे आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बार बेटा इसको देख लो। अब एक बार अगर देख लिया तो सर हमारा तीसरा नंबर भी खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं सर लास्ट में, ये रहा मेरा लास्ट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने बोला था 4 होते हैं, स्टॉस। अब देखो सर स्क्रीन पे आपको दिखता होगा स्टॉस। अब स्टॉस में ना एस यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, इसलिए 4A 4B 4C 4D। 4A शॉर्ट टर्म बोरिंग और 4D क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पहले ये याद कर लो ताकि आपको वो याद आ जाए। डन। अभी आपने देखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। तुमने किसी से पैसे लिए ये बोल के कि तुम उसका पैसा जब वो मांगेगा तब पे कर दोगे, तो तुमको तो पता ही नहीं है भाई, तुमको थोड़ी पता कि वो कब मांगेगा, तो हाँ हमेशा उसका पैसा रेडी रखेंगे, इसलिए होगी मेरी करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड। अगला बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। पिछली बार एग्जाम में भी आया और आपके सीयूटी में भी आया। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी जिसकी पेमेंट आपको 1 साल बाद करनी थी, पिछले साल वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में थी, लेकिन इस साल तो पेबल हो गई, तो भाई उसको यहाँ पे डालो उठा के। भाई मान लेते हैं कोई किसी से मैंने लोन लिया, उसने बोला कि भाई 1.5 साल बाद पे कर देना, मैंने कहा ठीक है, तो उसको कहाँ लिखूंगा, सोच के बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी में। लेकिन भाई 1 साल निकल गया, अगली बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो अगली बैलेंस शीट में अब उसको 6 महीने के अंदर पे करना है ना, तो यहाँ पे आ गया, तो क्या लिखा, करंट लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, किसी लंबे डेट का अंतिम समय आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कहाँ पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। अच्छा, उसके बाद ये वाला याद करना है, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स यहाँ पे आते हैं, वैसे तो प्राइवेट कंपनी को लेना अलाउड नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी है ले सकती है, इसलिए यहाँ पे आता है। अब आप एक बार इसको देख लो, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और डिपॉजिट। याद हो गया, डन सर। आपको स्टॉस का एस याद हो गया, स्टॉस का एस याद हो गया, तो एक बार फिर से एस और याद कर लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपने देखा था अभी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने किसकी की थी, ग्रेचुटी की, अर्नड लीव की। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन जिसको इमीडिएटली पे करना है, जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। भाई आपको सैलरी हर महीने पे करनी पड़ती है, अगर आपने उसके कुछ बेनिफिट के लिए पैसा जोड़ा है, जैसे कि अर्नड लीव नहीं, जैसे हमें उसको बोनस देना है या फिर हमें उसका वेलफेयर पे करना है, तो हर साल ही पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आएगा। या प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंसेस भी साल के ही होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आया। अगला प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टैक्सेस भी हर साल पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आया। और अगर कोई ऐसा आपको जैसे लिखता है या फिर एग्जाम में लिखा हुआ कि विद इन 12 मंथ में कोई प्रोविजन पे करना है, तो यहाँ पे आएगा। आपने दोनों ऐसे याद कर लिए, अगर दोनों ऐसे याद कर लिए तो बात हो सर टी पे, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना, ट्रेड सन्डरी ट्रेड पेबल। सर वैसे ना ट्रेड पेबल यहीं पे आता है, आपको भी वहाँ पे दिख गया था ना, कहाँ पे दिख गया था सर, आपको यहाँ पे दिख गया था, देखो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। लेकिन मैंने क्या बोला, उस केस में जब 12 महीने से ज़्यादा किसी ट्रेड पेबल को पे करना, जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए ट्रेड पेबल अगर साइलेंट है तो यहीं पे आएगा, और बिल्स पेबल भी यहीं पे आएगा। डन। चलो सर, आपने ये भी याद कर लिया। अब जरा लास्ट पे आओ, अदर करंट लायबिलिटी। जैसे उसका था ना अदर नॉन करंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका अदर करंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें क्या आता है, देखो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड या बट नॉट, या तो है ड्यू ऑन बोरिंग्स पे या नहीं ड्यू है बोरिंग्स पे। अगला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तीसरा अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगला एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, ये वाला याद कर लेना, इस बार एग्जाम में आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल। अगला अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट,
अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, आपने किसी से डिपॉजिट लिया था और आज उसकी मैच्योरिटी का दिन आ गया और वो पैसा लेने नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे रखना है अदर करंट लायबिलिटीज में। कॉल इन एडवांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कॉल्स इन एरियर, अभी देखा आपने शेयर कैपिटल में आता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस आपको एक्स्ट्रा पैसा किसी ने दे दिया जो कि आपका कैपिटल नहीं है, उसको आपको अदर करंट लायबिलिटीज में इस बार एग्जाम में ये भी आएगा। एक बार इसको बहुत जरूरी से देखो, आपने कोई बोरिंग्स की है, बोरिंग्स के अंदर का इंटरेस्ट ड्यू है या अभी ड्यू नहीं है लेकिन एक्रूड है, तो ये है ड्यू नहीं। एक्रूड का मतलब सर 31 मार्च तक 2 महीने हो गए, लेकिन आप 3 महीने बाद पे करते हो तो 2 महीने का एक्रूड हो गया ना, तो आपको यहाँ पे रखना है। लेकिन सर ड्यू हो गया, तीसरा महीना है, लेने नहीं आया, तब भी आप यहाँ पे रखना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया तो आपके लिए लायबिलिटी है अदर की। अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, आपने डिविडेंड दिया था वो लेने नहीं आया या फिर अभी तक उसने क्लेम नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, किसी का एक्स्ट्रा पैसा आया था आपने अभी तक लौटाया नहीं तो भाई लौटाना पड़ेगा, यहाँ पे रखना। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, किसी से डिपॉजिट लिया था जो अभी तक पेड नहीं है। लास्ट कॉल्स इन एडवांस, बस डिपॉजिट में याद रखना, डिपॉजिट आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, लेकिन अदर करंट लायबिलिटीज में आता है अनपेड मैच्योर डिपॉजिट। डन, यहाँ तक याद हुआ। अब हमें अगले में जाना है सर, जहाँ पे हमें एसेट देखना है। पहले एक बार आप उसको वीडियो पॉज करके रिकॉल करो, तब मैं आता हूँ। चलो बच्चों, आई होप आपने ये देख लिया। अब एक बार ना, अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये लो। ये जितने भी आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी के हैं उसको मैंने सब एक जगह कंपाइल कर दिया, इससे ज़्यादा एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, आओ सर अब नेक्स्ट पे आते हैं सर, एसेट में सर। ठीक, डन सर। अब एसेट देखना बेटा, देखो एसेट मेजर हेड है और इस मेजर हेड के, सॉरी एसेट एक कॉलम है, उस कॉलम के 2 मेजर हेड है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 5 नॉन करंट एसेट के अंदर 5 माइनर हेड है पंडलो, और करंट एसेट के अंदर 6 माइनर हेड है जिसका नाम है सिट कसो। डन, अब एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में ना कभी आया था ना आएगा। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दूंगा, बस एक बार आप पहले मेरे साथ इसको याद कर लो। डन, चलो सर देखना। अब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में पहला आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन आप एग्जाम में इसका पूरा नाम लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब इसके अंदर ना याद करो, देखो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई थी, ये देखो ये दिखा है नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी ये 4 चीजें थी, 1 2 3 4। अब उन 4 चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 1 2 3 4, एक एक करके मेरे साथ याद करना। पहला है पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा है सर आईए इंटेंजिबल एसेट, तीसरा है सर CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप लिखते भी रहो CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगला है IAOD इंटेंजिबल एसेट UD अंडर डेवलपमेंट। डन, आओ सर देखो प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट कौन सा, लैंड बिल्डिंग व्हीकल कार कुछ भी होगा वो सब इसमें आएगा। लेकिन सर इंटेंजिबल एसेट जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वो सब इसमें आएगा। अगला CWIP, अगर कोई बिल्डिंग अभी बन रही है अधूरी है तो सर वो यहाँ पे आता है अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर कोई क्वेश्चन में आ गया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ डाले, तो आप उसको कहाँ डालोगे सर, माइनर हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेजर हेड नॉन करंट एसेट। अगर और ज्यादा फिल्टर करना है तो उसमें आप ये भी लिख देना सर CWIP। अच्छा, IAUD इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट अगर कोई पेटेंट आप खुद बना रहे हो, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद कर रहे हो और वो भी प्रोसेस में है तो यहाँ पे आ जाएगा। डन, चलो अब देखो सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप इसके साथ ये भी याद करोगे, आप इसके साथ ये भी याद करोगे, जैसे यहाँ पे ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वैसे सिट कसो के अंदर ना ये आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ फर्क होता है, देखो सर आपकी कंपनी के पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 12 मंथ, आपने किसी एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट किया है जिसका रिटर्न 12 महीने बाद आएगा या जिसको आप बेचोगे 12 महीने बाद। भाई मान लो ना मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रख लिया और मैंने बोला 1 साल बाद बेचूंगा, तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा और आपने बोला कल ही बेच दूंगा, 6 महीने बाद बेच दूंगा, तो आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट में। तो इनका अंतर बड़ा सिंपल है। डन, अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अगर इसका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है तो आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट में। आगे
डेफर्ड टैक्स एसेट, देखो ये नाच रहा है ना कि उसको पता है कि भाई मैं वहां पे याद करके आ गया हूँ। मान लेते हैं ना कि इनकम टैक्स वाली बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है लेकिन वहां पे लॉस आ रहा है दूसरी वाली में, तो आप उसके टैक्स को भरोगे नहीं, टैक्स ही जमा नहीं करोगे। आप बोलोगे भैया ये हमारा ना क्या आ रहा है टैक्स एसेट का, मतलब डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आ रही, एसेट आ रहा है, मतलब हमने ज्यादा भरा हुआ, तो आप इस साइड लिखोगे। मतलब अगर आपको भरना है एक्स्ट्रा तो लाइबिलिटी है, आपने ज्यादा भर रखा है तो आ जाएगा एसेट। डन। अब इधर देखो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस जैसे कि एडवांस फॉर परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल। ध्यान से सुनना, आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग खरीद ली तो सर वो तो हो गया आपका एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है और आपने भी उसके पैसे दे दिए, बिल्डिंग का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपने एडवांस दे रखा है, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस फॉर परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट या इंटेंजिबल। डन। आगे अदर नॉन करंट एसेट में क्या आता है, अब ध्यान से यहाँ पे भी सुनो, आपने कोई मकान दुकान किराए पे लेनी है और उसके लिए उन्होंने बोला कि 6 महीने की सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी, तो सर यहाँ पे आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत ध्यान से, आपने एक वर्ड डिपॉजिट भी याद किया है, वो लाइबिलिटी में आता है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपने दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए या रेंट के लिए, या कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, किसी का पैसा आना है 1 साल से ज्यादा है कि सर वो अभी कंगला पड़ा है अभी नहीं देगा 1 साल बाद देगा, तो यहाँ पे ले लेना। या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस का पैसा मिल तो जाएगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, 12 महीने लग जाएंगे। डन। तो सर ये तो हो गया आपका नॉन करंट एसेट। अब देखो सर करंट एसेट, भैया आ जाए इधर, करंट एसेट, करंट एसेट में पहला करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। अब आप इन्वेंटरीज देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी। इन्वेंटरीज में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेस, भाई इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टोर्स एंड स्पेस और लूज टूल, ये दोनों एग्जाम में आते हैं, ये इन्वेंटरी के अंदर आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट की तरह होता है, करंट एसेट में ही आ रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है तो भैया वो ट्रेड रिसीवेबल में ही आएगा, और बिल पेबल जैसे वहां पे आ रहा था ना वैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आएगा। डन। आगे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं ना आपको भी कैश फ्लो की भी क्या नाम है वो कराने वाला हूँ थ्योरी, तो वहां पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल के लिए ऐसे बता देता हूँ। जैसे अगर आपका कोई बैलेंस बैंक में जमा है जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसा बैंक में भाई मैं कभी भी जाके निकालूं, एटीएम से निकालूं, चेक से निकालूं, उसको बोलते हैं बैलेंस विद बैंक या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक या कैश इन हैंड। ये दोनों ना कैश ही होता है बेटा, लेकिन उसके बाकी सब कुछ क्या होता है सर, कैश इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि चेक, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, आपने बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है लेकिन आपने बैंक को बोला कि भैया मैं जब निकालने हो तो निकालने मत देना, बैंक कहता है क्यों, क्योंकि भाई इसको ना एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो ईयर मार्क्ड कर दिया आपने उसके बैलेंस को, या मार्जिन मनी या फिर बैंक डिपॉजिट। डन। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, भाई अभी आपने पीछे याद किया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद किया था ना यहाँ पे, याद किया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सेम यही है, बस इसका होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से कम है, अगर इसका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो भैया वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट देख लो सर, अदर करंट एसेट जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। डन सर, एडवांस टैक्स वाला याद कर लेना, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। और ये डिविडेंड रिसीवेबल है। अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी, जैसे जरा सोच के मुझे बताना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कहाँ जाएगा, बताओ सर, याद करो याद करो याद करो, याद आया सर, देखो यहाँ आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अदर नॉन करंट एसेट में। लेकिन सर डिविडेंड रिसीवेबल कहाँ जाएगा, अदर करंट एसेट में। अब इतना सा फर्क रखना, अगर आप ठीक से याद कर पा रहे हो तो मैं इसको आपको एक स्क्रीन में दिखा देता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो सर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो सर अब हो गया, तो अब आ जाओ सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ये भी आसान है, जल्दी याद करा दूंगा, आओ सर जल्दी जल्दी देखना सर, जल्दी जल्दी देखना सर। आपने बैलेंस शीट याद कर लिया, अब देखो सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें अकाउंट वर्ड नहीं लगता, बहुत ध्यान से। क्या है सर, इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, ये बताती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका फॉर्मेट कहाँ पे है सर, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहाँ है सर फॉर्मेट, ये देखो फॉर्मेट, इतना सा फॉर्मेट है बेटा। डन। इसमें रोमन में सबसे पहले आपको लिखना होता है RFO, RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड सर OI, OI स्टैंड फॉर अदर इनकम, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, जैसे देखो
100 RFO 100 OI, तो क्या बनता है 200। 200 क्या बना सर, टोटल रेवेन्यू। पहले देखो ये चीज याद हुई, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। फिर बेटा आपको 4th नंबर पे लिखना होता है रोमन में एक्सपेंसेस, और इस रोमन के एक्सपेंसेस में 7 चीजें आती हैं। इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, देखना मेरे साथ, CPC के एम्प्लॉय, भाई CPC एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर में, क्या लिखा मैंने, CPC के एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब ई, बहुत फाड़ू होते हैं, फाड़ू होते हैं, फाड़ू में FDO। अब देखो याद करो, याद हुआ नहीं हुआ क्या, CPC के एम्प्लॉय बहुत फाड़ू होते हैं, FDO, ए साइलेंट है बेटा, डन, बोले समझ, याद हुआ। चलो सर एक बार सर इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। C स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डन सर। उसके बाद है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी सर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद बेटा आया ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वैसे भी CPC का एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय याद हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एफ फाइनेंस कॉस्ट, एफ फाइनेंस कॉस्ट। डी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओ अदर एक्सपेंसेस, डन। अब मान लेते हैं कि सारे खर्चे 10-10 रुपए, 10 10 10 10 10 10 10 कितने हो गए सर, 70। आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का टोटल लगाना, ध्यान से यहाँ एक्सपेंसेस लिखना है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना है, ठीक। अब सर आपका रेवेन्यू 200 है, आपका खर्चा 70 है, तो सर 5th नंबर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 200 में से 70 गया तो कितना आया, 130। अब इसमें से आपको टैक्स लेस करना है सर, लेस 6th नंबर टैक्स, टैक्स का जो भी रेट होगा, मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 50% लिया है, तो 130 का 50% कितना होता है, 65। अब 130 में 65 किया तो बचा 65, वो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बेटा जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से बेटा, डन डन। आओ सर, अब इसके अंदर भी कुछ चीजें आपके एग्जाम में आ जाती हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड, आओ सर, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सर रेवेन्यू आपने बोला 2 तरीके का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, आपने जो भी सेल की, कोई भी अगर आपकी सर्विसेज है कुछ भी होगी वो यहाँ पे आएगी, लेकिन इंश्योर करना कि सारे रिटर्न्स को उससे लेस कर लिया, तो नेट सेल माइनस रिटर्न, सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल आ गया। अच्छा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बनाते हो जिस, मान लेते हैं कि आप मिल्क प्रोडक्शन कंपनी हो और आपका ना मिल्क को जब आप प्रोसेस करते हो उसमें से बटर निकल जाता है या फिर बटर वाटर निकल जाता है, कुछ भी निकलता है, तो वो आप स्क्रैप में फेंकते हो, लेकिन स्क्रैप भी बिकता है तो वो हो गया सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये दोनों चीज़ें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है, अक्सर आपके एग्जाम में ये आ जाता है, तो गलत नहीं करना, डन। आगे देखो बेटा, अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम होती है। अब मेरा मेन इनकम तो दूध बेचने का, जैसे मेरा मेन इनकम है बेटा बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन इसके अलावा मैं कई बार ना नीचे ना मोमोज की दुकानें खुली हुई हैं, मैं ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ उनको, एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं उससे कई बार। तो आगे सर अदर इनकम में क्या आगे सर, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। मुझसे गलती से कोई प्रोविजन बन गया था डाउटफुल डेट को, लेकिन बच्चा अच्छा था उसने फीस पे कर दी तो मैं उसको रिटर्न बैक कर रहा हूँ। बैड डेट रिकवर्ड, एक बच्चा फीस लेके भाग गया था, 15 साल बाद आके पे कर गया, तो वो भी मेरी अदर इनकम में आएगी। और इंटरेस्ट अर्न, अगर मैंने कोई पैसा बैंक में रखा और बैंक से इंटरेस्ट आ गया तो वो भी यहाँ पे आएगा, डन बेटा। इधर देखना एक्सपेंसेस बेटा, मैंने आपको याद कराया ना CPC के एम्प्लॉय बहुत फाड़ू होते हैं, डन। अब देखो सर इसको ना अच्छे से याद करना, अगर ये याद हो गया तो बात बन जाएगी। देखो ये C होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है सर, तो ऐसे निकलता है कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना रॉ मटेरियल की, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, आप उसमें ऐड कर दो जो आपने इस साल रॉ मटेरियल परचेज किया। ओपनिंग इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की थी और इस साल जो आपने परचेज किया वो लेस कर दो, और जो अभी बचा हुआ उसको माइनस कर दो। इससे क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा लेकिन ये देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला काम वही करेगा जो मैन्युफैक्चरर होगा, I mean, जो कुछ सामान ला के उसको बना के फिर बेचता है, ये उसके लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो सामान ला के सीधा सामान बेच देता है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेडर, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। सी का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मैंने कोई मटेरियल कंज्यूम ही नहीं किया, मैं रॉ मटेरियल खरीदता नहीं, मैं तो सीधा फिनिश्ड गुड खरीदता हूँ, तो उसके लिए आता है बेटा P, परचेजेस। इफ यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर तो ये ट्रेडर के लिए, तो आप जो भी परचेज करोगे वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जो रॉ मटेरियल परचेज है वो यहाँ पे आएगा सीधा परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड, डन। आगे सी, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड, WIP एंड SIT। अब चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आपका अगर फिनिश्ड गुड बन गया या कोई WIP पड़ा या कोई SIT पड़ा है, अगर आपका फिनिश्ड गुड पड़ा हुआ है तो आप ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे लिखोगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो बेटा मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल बचा हुआ होगा
या फिर मैन्युफैक्चरर का सामान आधा बन गया होगा आधा नहीं बना होगा, उसको कहलाता है बेटा स्टॉक, वो क्या नाम है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और SIT का मतलब स्टॉक इन ट्रेड, अभी पड़ा हुआ है सामान, तो आप यहाँ पे लिखो उसका डिफरेंस, यहाँ पे वर्ड देखना है, डिफरेंस को घटाना है, ओपनिंग में से क्लोजिंग को घटाना है। डन। आगे ई एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से खर्चे हैं बेटा, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, ई सॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर कुछ खर्चे उस बात के लिए भी हुए, भाई हम ना अपने एम्प्लॉय को कुछ स्टॉक ऑप्शन देते हैं, आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो कम दामों में, तो जितना मार्केट वैल्यू से हम कम उसको पे करते हैं वो कंपनी का नुकसान होता है, कंपनी उसको यहाँ पे लिखती है भाई हम ना अपने एम्प्लॉय को ही पे कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से बेटा अगला देखना, एफ का मतलब होता है फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट जाते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, आज गलत नहीं करना, आज याद करा दे रहा हूँ। जैसे कि फाइनेंस का मतलब होता है कि आपकी कंपनी को जो पैसे की जरूरत है कंपनी चलाने के लिए, वो पैसा लेने के लिए जो खर्चा हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, उसका जो इंटरेस्ट है वो यहां पे लिखना है। प्रोसेसिंग फीस, अगर आपने कोई फाइनेंस किया, डिवेंचर इशू किया, शेयर इशू किया, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस लगी है तो वो लिखना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर, अगर आपने कोई डिवेंचर या शेयर इशू किया है उसका कोई डिस्काउंट जा रहा है तो भाई वो भी लिखना है या फाइनेंस कॉस्ट में। या अगर आप प्रीमियम देने वाले हो, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन के टाइम पे शेयर या डिवेंचर के, तो भी यहाँ पे लिखना है। बच्चे इसमें गलत करते हैं, आप मत गलत करना। डी का मतलब है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डन। बाकी इसके अलावा कोई भी खर्चे आएंगे अदर में, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक चार्जेस, जैसे आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो बैंक कुछ चार्जेस काटता है, अब आप कहोगे सर ये फाइनेंस कॉस्ट है, नहीं, फाइनेंस कॉस्ट शेयर या डिवेंचर से रिलेटेड है, पैसा लेने के लिए, ऐसे ट्रांसफर वाले बैंक चार्जेस अदर इनकम में आ जाएंगे। ठीक, डन। बेटा अभी मेरी बात सुनो, मैंने ना आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बैलेंस शीट वगैरह जो भी, अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लोगे, ट्रस्ट मी आपके 4 मार्क्स कंफर्म्ड हो गए, मैक्सिमम 6 नंबर भी कंफर्म हो सकते हैं। ठीक, प्लीज़ अगर आपने कंपनी वाला वीडियो देख लिया तो ये वाला भी देखना, अगर कंपनी वाला नहीं देखा तो इसके बाद जाके कंपनी देखो, सारी थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ आपके बोर्ड के लिए, CUET के लिए। ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच, बाय।